हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ये वीडियो शायद 8वीं या 10वीं बार में शूट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ एनालिसिस के अलावा मैं और भी कुछ चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी बात करूँगा। ठीक है, भावनाओं में बह के मैं थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ तो फिर वीडियो डिलीट करनी पड़ती है कि सोशल मीडिया पर नहीं डलनी चाहिए। ठीक है, तो आई विल बी ट्राइंग टू पुट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द टॉपर्स एज वेल। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल टू यू एंड एक सही डायरेक्शन में आपको सोचने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि मेंटर्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ा दें, ठीक है, आपको जो चीज़ें चाहिए वो दे दें। अब मेंटर का काम ही ये है। टीचर्स एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ये भी होती है कि आपको सही तरीके से आगे की दिशा भी प्रदान करें। ठीक है, कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है, मुझे बहुत कम पता है। ठीक है, मेरा ज्ञान बहुत लिमिटेड है। मैं ये मानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, जिन्हें दुनिया की दायरे की नॉलेज ज़्यादा होगी। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स में मैं आपसे अच्छा हूँ, लेकिन ओवरऑल हो सकता है बहुत डम हूँ आपके आगे। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपने कुछ पॉइंट्स रखने के। आपको समझ आए तो अच्छी चीज़ है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन रोक सकता है, स्वतंत्रता है नहीं बातें रखने के लिए। एंड अगेन सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। हर बार ही लेट हो जाता हूँ एनालिसिस में, क्योंकि हर बार कोशिश रहती है कि पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, बेहतर करने के चक्कर में टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, कभी खुद एनालिसिस करके देखोगे तो आपको भी आइडिया लगेगा कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, और डर रहता है कि कुछ गलती ना हो जाए, तो फिर बार बार रिटेक करने पड़ते हैं कि यार नहीं ये गड़बड़ हो गई, दोबारा दूसरी पीडीएफ डालो एंड ऑल दैट। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस है, इससे कुछ आइडिया लगेगा आपको। ठीक है, बाकी टीयर 2 की जब कट ऑफ आएगी, सीपीटी वगैरह की कट ऑफ पता चलेगी, तो उससे भी वेरिएशंस आ सकते हैं। तो जो भी एजम्पशन है मैं बताता रहूँगा आपको। पूरी वीडियो देख लेना, मैंने 3 दिन दिए हैं, आप 1 घंटा तो दे ही सकते हो। 2x की स्पीड पे देखो चाहे, जिससे कि आपकी कोई भी क्वेरी बचे ना। सो लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, एओ की कट ऑफ नहीं बताऊंगा, डेटा शेयर कर दूंगा। कट ऑफ के लिए अलग से एनालिसिस वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ डाल दी थी, तो जिन लोगों को 23 भी देना है तो वो एनालिसिस करें क्वेश्चन पेपर्स का, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाएं। सीजीएल 2018 का एनालिसिस किया था, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल कट ऑफ आप देख सकते हैं। जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते आरबी चैनल के बारे में, 2019 एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, 2020 एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, 2021 एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, और उसका डिफरेंस भी निकाल दिया था इस बार। तो बाकी का आप निकाल सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस लोगों ने कहा आंसर की में रिप्रेजेंटेशन लगाई है, इनमें से शायद एक आधा गलत हो, बाकी ज़्यादातर सही है। तो आंसर की जब रिवाइज आएगी फाइनल आंसर की टीयर 2 की कट ऑफ के साथ, तो हम देख लेंगे, एक बार अच्छा एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद जो कट ऑफ एनालिसिस मैं बताऊंगा, जो कट ऑफ बताऊंगा, वो क्लोज होगी एक्चुअल के। ये वाला एक रफ आईडी के लिए है अभी के हिसाब से। ठीक है, सर्वे में कुछ चीज़ें पूछी गई थी। 2400-2800 ग्रेड पे के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं। बेसिकली ये उनके लिए होता है, यूआर की 2400-2800 ग्रेड पे के लिए एज होती है 27। ठीक है, इससे नीचे हो तो ही इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हो। लोअर पोस्ट है तो लोअर कट ऑफ, जो इससे जैसे मान लो 28 साल का बंदा है यूआर कैटेगरी से, तो वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो चाहे उसके कितने भी अच्छे नंबर आ रहे हो, वो इनमें से ये 2400-2800 ग्रेड पे की पोस्ट नहीं ले पाएगा। तो जो लोअर कट ऑफ है ना, तो वो उसके कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा। तो लोअर कट ऑफ इसलिए हमारी कम जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं वो भी लोअर कट ऑफ की तरफ नहीं जाते, तो उससे भी हमारे कुछ चीज़ें बच जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एनालिसिस करूंगा। सीजीएल 2021 का रिजल्ट आया था, कुछ टॉपर्स का फीडबैक मैंने डाला था। ठीक है, लगभग 700-800 या 1000 एंट्रीज आ गई होंगी अब तक। ठीक है, उनका सबका मैं टेलीग्राम चैनल पे फीडबैक शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ 4-5 मैंने शेयर किए थे, इनके बीच में भी काफ़ी सारे रैंक होल्डर्स हैं जिन्होंने फीडबैक दिया। ठीक है, ऑल्दो जब एनालिसिस करता हूँ उसमें कहीं ज़्यादा एंट्रीज आती हैं। फाइनल आते आते जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें से कुछ लोग फिर भूल जाते हैं। होता है कि रिजल्ट आ गया, खुशी मनाओ, एसएससी को पीछे छोड़ो, टीचर्स को पीछे छोड़ो, अपना लाइफ को एंजॉय करने वाली बातें आ जाती है। ठीक है, कोई नहीं, जिसने जितना दिया। ठीक है, बाकी और लोगों की एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, बट कोई नहीं। ये कुछ रैंक्स हैं, सबने आपका अलग अलग रीजन है फीडबैक का। रैंक 7 अनमोल पाठक, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। ठीक है, काफ़ी जगहों से देखो, एक एस्पिरेंट जब भी अपनी तैयारी करता है वो मल्टीपल जगहों से पढ़ रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले जो टॉप करता है, ठीक है, वो किसी टीचर की वजह से नहीं, वो अपनी मेहनत की वजह से करता है। टीचर सबको इक्वली पढ़ाता है। ठीक है, तो अपनी मेहनत लगी। मेरी तो इनसे कभी शायद 3-4 महीने पहले एक बार, अभी मैं कल एक दोस्त से मिलने गया था, ऋषभ शर्मा। ठीक है, तो उसने बताया कि रैंक आई है। मैंने एक बार तुमसे कॉन्फ्रेंसिंग की बात करी थी, मैंने कहा कौन। ठीक है, तुमने, फिर उसने बताया कि तुमने तो चैनल पर पोस्ट भी डाला हुआ है। मैंने कहा अच्छा, अनमोल। और मेरे को याद भी नहीं है क्या बात हुई थी। शायद अनमोल अगर वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा, ऋषभ शर्मा के थ्रू कभी बात कराई होगी, पता नहीं, आई डोंट नो। चलो ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इनका कुछ रिव्यू है अनमोल का। RB has been my guide throughout the preparation journey and one-stop solution for all the queries related to SSC. Entire descriptive paper preparation has been prepared from your help, and your PDF course had helped me in a great deal in scoring decent marks in tier 1. उसके बाद रैंक 8, रैंक 17, रैंक 26, 25, 32, बीच में और भी रैंक्स हैं जिनके फीडबैक्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, एस्पिरेंट जब तैयारी कर रहा होता है उसकी सक्सेस में सिर्फ एक पर्सन का रोल नहीं होता। ठीक है,
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो मल्टीपल टीचर से पढ़ सकता है, मल्टीपल सोर्सेज फॉलो कर सकता है। ठीक है, जब तैयारी स्टार्ट करी कि एस्पिरेंट की जर्नी क्या होती है कि पहले सबसे पहले सोचा कि चलो गवर्नमेंट जॉब में आता हूँ, तो वो सबसे पहले सर्च करेगा कि कौन सी जॉब अच्छी है, कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। तो सबसे पहला इम्पैक्ट किसने डाला, जिसने उसे जॉब के बारे में बताया, उसका योगदान है उसके सक्सेस में। फिर उसके बाद उसने घर वालों से बात करी कि क्या मैं इस चीज़ की तैयारी कर लूँ, अपने दोस्तों से बात करी, उन्होंने कहा हाँ कर ले। ठीक है, उनकी गाइडेंस का योगदान है। फिर थ्रू आउट द जर्नी हो सकता है कि गांव में रहते हो, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया हो, फाइनेंशियल्स दिए हो, शहर भेजा हो, पैसे खर्च किए हो। ठीक है, फ्रेंड्स ने अलाउ किया हो, सबसे बड़ा रोल उसके बाद पेरेंट्स का आता है। उसके बाद जो दोस्त बने तैयारी के दौरान, जो टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे, जब भी डिमोटिवेशन आई, जब बात करने का मन किया बात कर लिया, फिर उसका रोल है। जिन्होंने तुम्हें माइंड को सेन रखा, तैयारी के दौरान फोकस्ड रखा। उसके बाद फिर मेंटोर्स की बारी आती है, जिन्होंने आपको गाइड किया कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी टाइम, क्या चीज़ें स्किप नहीं करनी है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जो बाकी लोग करते हैं। उनकी गाइडेंस इंपॉर्टेंट हो गई। फिर टॉपर्स की वीडियोस देखी कि उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या चीज़ों को के बारे में समझाया, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, उनका भी योगदान है सक्सेस में। फिर आते हैं टीचर्स, कि किस टीचर से पढ़ा। ठीक है, चाहे फ्री पढ़ा हो या पेड पढ़ा हो, तो टीचर्स भी मल्टीपल होते हैं। आपने पहले बेसिक किसी टीचर से सीखे, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक समझ ली, उसके बाद लगा नहीं अब मुझे थोड़ा और हायर लेवल का पढ़ना चाहिए, तो मैं किसी और टीचर को देखता हूँ, शायद उससे मुझे मदद मिलेगी, तो फिर उस टीचर से आपके पास आपने पढ़ा। ठीक है, एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट कहीं से आपने हो सकता है दिया हो, तो वो हो गया। ठीक है, पीडीएफ, बुक्स, ई बुक्स, आप क्योंकि टीचर से पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस भी तो करनी है, सोल्व भी तो करने हैं क्वेश्चंस, वो कहीं से आपने देखे होंगे, तो उनका रोल हो गया। ठीक है, और सबसे मेजर रोल तो एस्पिरेंट का ही है। ठीक है, वो नहीं पढ़ेगा तो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सबके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेन है, जो एस्पिरेंट जो पढ़ पाया, सिलेक्शन तक तो वही पहुंचा ना, तो सबसे बड़ा रोल उस एस्पिरेंट का है। तो एन नंबर ऑफ पीपल कैन बी देयर हु हेल्प द पर्सन अचीव व्हाट ही अचीव्ड। ठीक है, तो यही है। तो बी पोलाइट टू एवरीवन। अगर आपको कहीं टॉपर्स अलग अलग चैनल्स पे मिल सकते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। ठीक है, हर टीचर से किसी ना किसी ने, आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू सब लोग कनेक्टेड हैं, सारे टीचर से कनेक्टेड हैं, तो बच्चे अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। तो एवरी वन हैज़ अ रोल। और कुछ लोग कहते हैं कि ये पेड बैच का स्टूडेंट है। अब उसके ऊपर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, सबकी बोलती बंद हो जाएगी कि क्यों, मतलब क्या ये ज़रूरी है कोई बच्चा आपके पैसे दे तो वो आपका स्टूडेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेंगे, बस थोड़ी सी बात है। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग टॉपर्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, कोई गिफ्ट्स कर रहे हैं। जहाँ पहले टॉपर आगे टीचर्स को बताता था, सर आपकी वजह से ही हो गया, फीडबैक दिया करता था, अब टीचर्स कॉल कर रहे हैं टॉपर को बेटा, एंड द रेस्ट यू नो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कुछ चीज़ें, जैसे मैंने जानबूझ के ये डालता था फीडबैक में कि क्या आपने कंप्यूटर का जो आरबी पे फ्री कोर्स अवेलेबल था, क्या आपने उसे फॉलो किया। ठीक है, तो 53,000 में से 61% लोगों ने कहा हाँ करा। ठीक है, कंप्यूटर पहली बार था, नया था हमारे लिए भी, सभी लोगों के लिए भी। तो जो रेलिवेंट चीज़ें हमें लगी, कम से कम टाइम के अंदर, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स के लेक्चर्स हैं, अगर आप 8 वीडियो देखेंगे 5 से 6 घंटे का, उसके बाद कंप्लीट ई बुक हमने दी थी, तो इन लोगों ने फॉलो किया और मैक्सिमम लोग क्वालिफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट यही था कि इतना हम करा दें कि बच्चा क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, उसे 1-2 बार रिपीट कर ले तो क्वालिफाई कर जाए एग्जाम में, कोई दिक्कत ना हो। बाकी तो धीरे धीरे चीज़ें चलती रहेंगी। तो इतने लोगों ने कहा, तो लगभग मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे 30,000 के आसपास बच्चे, 30,000 से ज़्यादा ही बनेंगे, और इनमें से 53,000 में से 25 से 30,000 बच्चे जॉब भी लेके जाएंगे, जिन्होंने सर्वे में फॉर्म भरा है। 38,000 में से 37,000 जितनी वैकेंसीज है हमारी, 25,000 से ज़्यादा लोगों की जॉब लगने वाली है इनमें। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे 30,000 मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा। ठीक है, अब ये फ्री क्लासेस थी। ठीक है, अगर ये मान लो पेड क्लासेस होती तो क्या होता, 30,000 में से, क्योंकि कंप्यूटर नया था, किसी को पता नहीं था कैसी चीज़ें चलेंगी, तो जिसे जानते थे उसका कोर्स ले लेते। अगर इसी कोर्स को मैं बहुत बेयर मिनिमम फीस में 200 रुपये में निकाल देता, तो मुझे लगता है कि हो सकता है 10,000 तक बच्चे आ जाते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। जहाँ कंपटीशन नहीं है, यू कैन रूल। बाकी चैनल्स पे भी कंप्यूटर के कोर्सेज निकाले गए 600 रुपये में, 800 रुपये में, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया कंप्यूटर के कोर्सेज से। ठीक है, चाहे उसमें से कुछ आया हो ना आया हो, ठीक है, वो नहीं पता होगा मुझे, उसके बारे में नहीं पता, बट लोगों ने बहुत पैसा कमाया कंप्यूटर से। और हमने सोचा कि नई चीज़ है, बच्चे बार बार पैसे पे क्यों करें, कहीं से भी पढ़ रखो, मैथ्स इंग्लिश जीके रीजनिंग उन्होंने 2022 दिया है, 2021 दिया है, 20 दिया है, तो उन्हें मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे ही हमने उससे पिछले साल डिस्क्रिप्टिव की फ्री क्लासेस निकाली थी, तो उससे बच्चों ने फिर कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी उन्हें, उनकी बुक दे देते थे, नोट्स दे देते थे, टाइम में मदद मिल जाती थी। ठीक है, तो 10,000 भी अगर बच्चे ले लेते हैं और 200 बच्चे हैं, तो हमारे पास 20 लाख का रिवेन्यू आ रहा था। 20 लाख रिवेन्यू बहुत होता है।
सारे टीचर्स को पे करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को पे करने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ किया जा सकता है इससे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये तो वो छोटा सा रिवेन्यू वाला पार्ट है, इसका मॉडल कैसे बनता है मैं आपको मॉडल समझाता हूँ जो चलता है आज के टाइम पे, ठीक है। हमारा तो हमने फ्री कर दिया तो हमारा तो बेकार हो गया, मैं समझा रहा हूँ। अब इनमें से देखो टॉपर्स में दिखाता हूँ आपको, टॉपर जो टॉप रैंकर्स हैं जो वेरीफाइड एंट्रीज हैं, टॉपर्स ने भी पीडीएफ का इस्तेमाल किया है, और फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो इनमें से ही टॉपर बनेंगे। कहाँ है टॉपर, ये रहे, ठीक है। लूजर 24 इन्होंने नाम नहीं बताया, फिर सत्यम कुमार सिंह है, ठीक है, ये भी इन्होंने भी पीडीएफ का इस्तेमाल किया। रैंक 4 जो सर्वे में है, रैंक 6, ये सारी वेरीफाइड एंट्रीज हैं, सब ने पीडीएफ का इस्तेमाल किया। अब इसी चीज को यूज करते हुए, ठीक है, अगर हम कोर्स कर देते, चलो पैसे भी आ गए 20 लाख रुपए, अब मैं बड़ा बैनर छपवाता जैसे रिजल्ट आता, रैंक 1 आरबी से, जितना साइज का मैं हूं ना, अपने साइज के 20 गुना साइज का पोस्टर लगवाता, कितने का बन जाता, लग जाते 2-4 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए, जितने भी लगते हैं। लेकिन उससे एडमिशन्स कितने होते कंप्यूटर के कोर्स में नेक्स्ट टाइम मेरे पास, अभी 10 हज़ार थे, फिर 30 हज़ार एडमिशन होते अगली बार, ठीक है। और 200 की जगह फीस अगली बार रखता मैं 500, 1.5 करोड़ रुपए हो गए। दस के 10 टॉपर को गिफ्ट दिया जा सकता है इतने में, अगर आप समझ रहे हो तो, ठीक है। तो ये गेम चलता है, गेम पूरी की पूरी तरीके से बदल चुकी है, और ये मार्केटिंग का गेम है, जो जितना ज़्यादा मार्केट करेगा वो उतना बड़ा टीचर होगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ। एक टीचर के आज के टाइम पे हीरो के 4-5 शॉर्ट के चैनल होंगे, टीचर के 100 चैनल होते हैं, 50-50 चैनल होते हैं, पूरी मार्केटिंग टीम बैठी होती है, 10 लोग बैठे हैं भाई, हर जगह मार्केटिंग कर रहे हैं, हर जगह वीडियो, एक वीडियो पढ़ाई जा रही है उसमें से 10 शॉर्ट्स निकालनी है, 15 शॉर्ट्स निकालनी है, ठीक है, सब करते हैं, और ये करना जरूरी है, ठीक है, आज के टाइम पे, क्योंकि वरना वो सर्वाइव नहीं करेंगे, टीचर मजबूरी हो गई है, ठीक है, क्योंकि एक ने स्टार्ट कर दिया ना अब ये गेम, तो बाकी लोग ना चाहते हुए भी उन्हें करना पड़ता है। बी स्मार्ट इनफ, ठीक है। और टॉपर्स को क्रिटिसाइज मत करो, एटलीस्ट देखो उन्होंने बहुत मेहनत करी है, जो एस्पिरेंट टॉपर्स को बोल रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पे भी फीडबैक है, यहाँ पे भी टॉपर्स एन नंबर ऑफ पर्सन से पढ़ता है, एन नंबर लोगों से, उनके सक्सेस में एन नंबर ऑफ पीपल का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन जो प्रथा थी कि बच्चे टीचर्स को विश करेंगे सिलेक्शन के बाद, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए कि टीचर्स बच्चों के पास जा रहे हैं और टीचर्स बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं। बहुत सारे जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो इंसेंटिव्स के लालच में आके फिर पेपर दे देते हैं, ठीक है, जॉब भी खराब करते हैं और बाकी चीजें भी। और यू कांट एवर प्रूव कि उसने गलत किया, और हो सकता है वो सही हो, उसे देना ही हो जॉब चेंज करने के लिए, तो उसे ब्लेम कर दिया जाएगा इस चीज़ को लेके बच्चे को कि तुमने तो इंसेंटिव की वजह से ये पेपर दे दिया। और जिसने इंसेंटिव के लालच में दिया हो, तुम उस ये नहीं प्रूव कर सकते कि उसने इंसेंटिव की वजह से ये काम किया है, ठीक है, हो सकता है उसने किया है, लेकिन तुम कैसे प्रूव करोगे, वो कहेगा मुझे तो यार यही जॉब करनी थी, ठीक है, पुराने वाली जॉब अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, दैट्स माय टेक, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। पोस्ट थ्रू एसएससी सीजीएल, ठीक है, 3 तरह की पोस्ट होंगी, सीपीटी पोस्ट है, डीएसटी पोस्ट है, और हमारे पास ऑल अदर पोस्ट है, मतलब बाकी सारी की सारी पोस्ट 3 कैटेगरी में बांटा गया है, थोड़ा सा समझ लो जिन्हें नहीं पता। सीपीटी पोस्ट ये सारी हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। उसके बाद हमारे पास डीएसटी पोस्ट ये सारी हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और बाकी सारी की सारी पोस्ट एक तरफ हो गई। जो कंप्यूटर का एग्जामिनेशन हुआ, एसएससी ने कहा कि जो डीएसटी पोस्ट है और ऑल अदर पोस्ट है, इनकी तो सेम कट ऑफ होगी, जो एसएससी ने बताई भी है कि हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी की 30% जाएगी, मतलब 60 में से 18 नंबर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हमारी जाएगी यहाँ पे 15 नंबर, और एससी एसटी कैटेगरी की हमारी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 12 नंबर, ठीक है। इन्होंने कहा जो सीपीटी पोस्ट है इसकी हायर कट ऑफ हम रख सकते हैं, अब एसएससी के ऊपर है वो कितनी हायर रखते हैं या नहीं रखते, एसएससी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक बड़ी दिक्कत जो एस्पिरेंट्स के साथ हुई, उन्होंने कंप्यूटर को क्यों नहीं 90 दिया कि जब वो मॉक टेस्ट देते थे तो मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर उन्हें ना सर सिर्फ कोई 18+ लेके आता था तो उसे दिखा देते थे क्वालिफाई, तो बच्चों को जब 18+ पे दिख रहा है कि वो क्वालिफाई करके तो वो क्यों मेहनत करेगा पेपर में, राइट। तो ये एस्पिरेंट्स के साथ बड़ी दिक्कत हुई, राइट। तो हायर स्टैंडर्ड्स रखे जाएंगे, और सीपीटी पोस्ट बहुत ज्यादा है, अगर एसएससी ने ज्यादा हाई कट ऑफ रख दी कंप्यूटर की तो बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक। चलू मैं आगे। अब परसेंटेज एरर अलाउड की बात करें टाइपिंग के अंदर, एक तो नॉर्मल पोस्ट के लिए था कि यूआर की शायद 20% एरर अलाउड था, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 25% ऐसा कुछ, और डीएसटी सीपीटी पोस्ट के लिए एक हायर स्टैंडर्ड रखा जाएगा, एसएससी ने ये कहा है।
हायर स्टैंडर्ड पिछले साल के हिसाब से मैं बता दूंगा, लगभग हो सकता है ऐसा कुछ हो, ठीक है। बाकी एसएससी के ऊपर है, वो उसे चेंज भी कर सकता है। तो सारी वैकेंसीज को मैंने स्प्लिट कर दिया अलग अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी की सारी वैकेंसी 4800 ग्रेड पे, 4200 4600 ग्रेड पे, 4600 4200 ग्रेड पे, ठीक है। सारी की सारी वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीपीटी पोस्ट, डीएसटी और नॉर्मल पोस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हैं। टोटल आरटीए लगाई थी, कितने लोगों ने पेपर दिया? एसएससी ने बड़ा गंदा से रिप्लाई दिया, 6,47,261 लोगों ने टीयर 2 का पेपर दिया। इसमें 3 तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं हम। नॉर्मल पेपर हुआ, उसके बाद फिर टाइपिंग हुआ, उसके बाद एओ का जो पेपर हुआ, एक जेएसओ का जो पेपर हुआ, ये चारों। जेएसओ का तो कम ही लोगों ने पेपर दिया होगा, एओ का 10,000 मान लो, तो 10,000 इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास 6,40,000 आसपास एंट्री बचेगी, और उसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 3,20,000 लगभग इतने लोगों ने पेपर दिया। तो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही है सीजीएल मेंस के पेपर में, ठीक है। अब टॉपर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टॉपर्स हैं, ठीक है। इन टॉपर्स के सिलेक्शन का क्रेडिट सिर्फ इनको ही जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज, ठीक है, एग्जाम डेट क्या क्या था इनका, इनके मार्क्स कितने रहे। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन इंप्लीमेंट नहीं किया, रो स्कोर के बेसिस पे मैं टॉपर्स बता रहा हूँ। ये सारी वेरीफाइड एंट्रीज हैं, सबके मार्क्स मैंने मैनुअली चेक करे हैं, ठीक है। तो अभी तक हाईएस्ट गए हैं 360, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। उसके बाद सत्यम कुमार सिंह है, फिर ललित हैं, ठीक है, प्राची त्रिपाठी हैं, फिर उसके बाद राजकुमार राव है, नितिन अग्रवाल हैं। ये सारे के सारे टॉपर्स रहे हैं, और इनके ये 390 में से मार्क्स रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर इनके मार्क्स आप देख सकते हैं कि ये रहे हैं, ठीक है। इनका फीडबैक अबाउट आरबी चैनल एंड इन्होंने क्या क्या चीज़ें आरबी की फॉलो करी, इसके बारे में थोड़ा सा डेटा है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे इनकी देख सकते हैं। ओवरऑल आप यहाँ पे इनके मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स 90 गए हैं, 1514 लोगों के हैं सर्वे में। रीजनिंग में 98 लोगों के, 90 आउट ऑफ 90। इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135, 22 लोगों के हैं। जीके में 60 1% के हैं, मैक्सिमम 60 है हमारे सर्वे में। और कंप्यूटर में 57 1% के हैं जो वेरीफाइड है। अनवेरीफाइड तो इससे ज़्यादा भी लोगों ने बताया, लेकिन आंसर के बिना वो वेरीफाई नहीं हो पाया। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से जो एस्पिरेंट्स हैं उनका डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। 390 में से लोगों के मार्क्स देख सकते हैं आप कितने कितने बन रहे हैं। 590 में से लोगों के मार्क्स कितने कितने बन रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देखेंगे कि 425 से ज्यादा स्कोर करने वाले 1100 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्शन में यूआर की सीट भरी जाती है, उसके बाद अदर कैटेगरी की सीट्स भरी जाती हैं, ठीक। इससे भी क्लियरिटी नहीं आएगी अगर मैं एओ की फर्स्ट प्रेफरेंस डालूं। जिन्होंने कहा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पे 390 में से उनके मार्क्स ये रहे, और यहाँ पे 590 में से उनके मार्क्स यहाँ पे ये रहे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे अभी 390 में से जो लोग कह रहे हैं ए को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे, जैसे 340 से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं, 16 हैं, 335 से 29। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। जो 340 ला रहा है, 335 मार्क्स ला रहे हैं, तो जब फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा तो वो एओ को ऑप्ट नहीं करते जनरली टॉपर्स। वो एमबीए ले लेते हैं या आईटीआई ले लेते हैं या अदर पोस्ट ले लेते हैं। तो इतना ज़्यादा इसे अभी सीरियसली ना लें, ठीक है। ये प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे एओ को बोल रहे हैं, हमारे पास 430 से ज़्यादा 551 कैंडिडेट्स हैं। और एओ की अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो 500 समथिंग कुछ ही है अनरिजर्व कैटेगरी की। तो इट कैन बी द कट ऑफ कि हो सकता है कि 430 से नीचे हमारी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ ना जाए, एओ की उससे ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है। बाकी एनालिसिस करूंगा तो मैं तब आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आप एक बार वैकेंसी देख लें सारे ग्रेड पे की कितनी है। जैसे मैं एओ की बताई मैंने, तो 582 वैकेंसी है टोटल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की। तो उस हिसाब से थोड़ा आइडिया आप लगा सकते हैं। अगर मैं टोटल डेटा की बात करूं, यहाँ पे किस शिफ्ट से कितने कितने लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेशन किया। मैथ्स में एवरेज स्कोर, मैथ्स में आप देखेंगे 2 मार्च की शिफ्ट का एवरेज स्कोर लोएस्ट है एज कम्पेयर टू ऑल अदर शिफ्ट, ठीक है। फिर रीजनिंग का आप देखेंगे यहाँ पे 3 मार्च का लगभग लोएस्ट की साइड है। इंग्लिश का आप देखेंगे यहाँ पे, तो इन तीनों शिफ्ट लगभग सेम सा है, चारों शिफ्ट में ज़्यादा गैप नहीं है, 5 नंबर का गैप इन दोनों में है। फिर जीके का आप एवरेज देख सकते हैं, ठीक है। 3 मार्च की शिफ्ट में जीके में लोगों ने बहुत कम स्कोर किया है, तो जीके का हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा एब्रप्ट क्वेश्चन 3 मार्च की शिफ्ट में रहे हों। और अगर यहाँ पे हम देखें टोटल 390 में से कितने कितने मार्क्स एवरेज में बन रहे हैं, तो इतने हैं, ठीक। तो मोटा मोटा अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें तो
अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो हमारी रही वो रही यहाँ पे 7 मार्च की शिफ्ट। हो सकता है ये दोनों में ये वाली इजी हो जाए या ये वाली, इन दोनों में थोड़ा गैप आ सकता है, लेकिन जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रही वो 3 मार्च की रही, और उसके बाद हमारे पास 6 मार्च की शिफ्ट है। तो लगभग जो भी डिफरेंस है हाईएस्ट से मैंने सब्ट्रैक्ट करके निकाला है, लगभग इतने इतने मार्क्स मैं मान के चलूंगा कि आपके इंक्रीज होंगे। तो अभी आगे का जो एनालिसिस आप देखेंगे तो अपने मार्क्स को पहले इतना इतना ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ, तो कंप्यूटर में लोगों का एवरेज स्कोर इतना था, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में कितना इंप्रूव हो सकता है वो देखा, तो इतना इतना कंप्यूटर में बढ़ा लेना अपने मार्क्स। उसी हिसाब से मैं सारी की सारी चीज़ें आगे बताऊंगा, ठीक है। जितना भी इंक्रीज होना था नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स इंक्रीज करके जो हमारे पास डेटा बना टोटल 360 से या उससे ज़्यादा लाने वाले 4 एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। इसमें जो अनवेरीफाइड वेंटेज है कुछ वो भी इंक्लूड रखी है, ठीक है, रफ आइडिया के लिए है। और बाकी आप देख सकते हैं जैसे 300 से ज़्यादा स्कोर करने वाले टोटल एस्पिरेंट्स हमारे पास हैं 6010, 270 से ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं 23,647, और कैटेगरी वाइज भी आप ये सारी की सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स हु विल बी डिस्क्वालिफाइड इन कंप्यूटर, इतने लोग हैं जो मिनिमम एसएससी ने कट ऑफ मार्क्स रखे हैं, वो अगर मैं देखूं तो 300 के आसपास जो हमारे सर्वे में जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, ठीक है, 171 कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं टोटल जो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है। 280 से 654 हैं जिनके इससे कम नंबर, इससे ऊपर नंबर हैं जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कंप्यूटर में। इस तरीके से आप पूरा का पूरा यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। तो इतने सब लोग डिस्क्वालीफाई होंगे, इन लोगों को हटा के ही मैंने एनालिसिस किया है आगे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। अगर कंप्यूटर की कट ऑफ सीपीटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एसएससी ने क्या करा थोड़ा सा हायर रख दिया कि यूआर की 24 रख दी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 18 रख दी, एससी एसटी की 15 रख दी, तो इतने इतने लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे 300 से ज्यादा डिस्क्वालीफाई होने वाले 586 हो जाएंगे। और अब द कैच इज हेयर कि जैसे एसएससी पहले सीपीटी की कट ऑफ रखता था, सीपीटी की कट ऑफ पहले क्या होती थी, जो आपका पावर पॉइंट एक्सेल और वो होता था वर्ड क्या कहते हैं टाइपिंग, उसका मिला के, तो पावर पॉइंट और एक्सेल बेसिकली 2 सेक्शन थे। टाइपिंग तो बेसिकली उसके कट ऑफ अलग ही निकलती थी, हायर स्टैंडर्ड्स पे इतने परसेंटेज एरर अलाउड होता था, ठीक है। यूआर का 5%, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 7%, एक्स सर्विसमैन का 7% और इन सब का 10%, ठीक है। तो हो सकता है टाइपिंग में ये वाला स्टैंडर्ड एसएससी फॉलो कर ले टाइपिंग का फिर से सीपीटी पोस्ट के लिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो नॉर्मल जो सीपीटी का बाकी एग्जाम होते थे जिसके मार्क्स निकाले जाते थे, दैट वाज एक्सेल एंड पीपीटी, उसकी 200 नंबर में से कट ऑफ निकलती थी। तो अगर 200 में से निकाली जाए तो एससी कैटेगरी के 100 नंबर कट ऑफ होते थे, मतलब 50%, एसटी का 50%, ओबीसी का 50%, ईडब्ल्यूएस का 50%, ये सब 50-50% होता था। अगर ऐसा एसएससी ने कर दिया तो फिर सारा ही सारा गेम बदल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सारा का सारा गेम बदल जाएगा क्योंकि इतने एस्पिरेंट्स के नंबर नहीं है कंप्यूटर के अंदर। चलेंगे आगे, बाकी एसएससी इतना नहीं रखेगा पूरी मुझे उम्मीद है, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं बनता इतना ज़्यादा रखने का जब एस्पिरेंट्स के इतने नंबर नहीं है, ठीक। पहली बार वैसे भी एसएससी ने एग्जाम कराया तो हो सकता है वो जो नॉर्मल क्वालिफाइंग मार्क्स है वो या उससे थोड़ा सा बढ़ के जैसे 24 वाला मैंने बताया ऐसा सा कुछ आ जाए, ठीक। तो अगर एसएससी ने ऐसा कर दिया कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के 60 में से 36 नंबर क्वालिफाइंग कर दिए, इसके ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 30, एससी एसटी के 30 ऐसा कुछ कर दिया, या एससी एसटी के थोड़ा कम भी मान लो, तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल डिस्क्वालीफाई होने वाले कैंडिडेट्स कितने होंगे हमारे पास। 300 में से 300 नंबर से ज्यादा लाने वाले हमारे पास 6000 कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 3385 कैंडिडेट फेल हो जाएंगे। तो अगर एसएससी ने ये कट ऑफ रख दी कंप्यूटर की तो सब चेंज हो जाएगा, फिर कट ऑफ बहुत नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो अभी एसएससी के ऊपर है कि वो किस तरीके से रखते हैं, तो ये वेरिएबल फैक्टर है, ये कोई भी जूम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हिसाब से एसएससी इतना स्टैंडर्ड्स नहीं रखेगा, ठीक है। बहुत माइन्यूट स्टैंडर्ड होगा, सभी लोग खुश होंगे, एसएससी इस तरह का रिजल्ट निकालेगा, और जो भी निकाले उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे हम, ठीक है। अब मैंने उन कैंडिडेट्स को हटा दिया जो कंप्यूटर में फेल हो रहे थे, ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कंप्यूटर के उस हिसाब से, तो हमारे पास इतना डेटा बचता है। तो 300 से ज़्यादा लाने वाले जो क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे पास मिनिमम पोस्ट पे, वो है 5839 कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर मैं ये कट ऑफ मान लूँ सीपीटी की जो थोड़ी से हायर स्टैंडर्ड मैंने अपनी मर्जी से लगाया है, तो हमारे पास 300 से ज़्यादा क्वालिफाई करने वाले लगभग कुछ इतने इतने कुछ कैंडिडेट्स बचेंगे, और इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बाकी ये चीज़ें भी करेंगे, ठीक है। टाइपिंग की अगर मैं बात करूं तो ये मैं सीपीटी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल पोस्ट के लिए तो मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर जा रहे हैं कुछ के स्टूडेंट्स को छोड़ के, ठीक है। अगर सीपीटी की बात करूं जो मैंने यूआर में 5% का एरर और ओबीसी के अंदर 7% का एरर अगर हम देखें,
ठीक है। तो यूआर के लिए मैंने वो देखा है जिनके की डिप्रेशन इसके बीच में है, ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए जिन्होंने इतने की डिप्रेशन करे हैं वो इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो जो लोग फेल होंगे, जो इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, इसकी रेंज से बाहर जा रहे हैं, तो वो इतने इतने कैंडिडेट्स, तो टाइपिंग में भी 300 के आसपास अगर सीपीटी पोस्ट के लिए अगर इसने पिछले वाला स्टैंडर्ड रखा तो लगभग 287 लोग फेल हो जाएंगे 300 में से। अब इन 300 में से जो फेल हो रहे हैं इसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अदर पोस्ट है जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए आपको इतना स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए टाइपिंग का, ये तो सीपीटी का स्टैंडर्ड है या डीएसटी का स्टैंडर्ड है। जो ऑल अदर पोस्ट है वो उनमें से कोई ना कोई पोस्ट हो सकता है ऑप्ट कर लें, ठीक है। तो इतना मेजर इंपैक्ट ना पड़े उस चीज़ का। एक्सपेक्टेड रैंक टिल नाउ जो अभी तक मुझे लगता है इसके हिसाब से कंप्यूटर में अगर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेड रैंक होगी, अगर आपके इस बीच में रैंक चल रहे हैं तो लगभग इतनी कितनी कुछ हो सकती है। मतलब 300 के आसपास अगर आप हैं तो आपकी जो अभी रैंक होगी लगभग वो ऑल इंडिया रैंक 8000 के आसपास कहीं हो सकती है आपकी, यूआर की रैंक 3700 के आसपास कहीं हो सकती है, ओबीसी की रैंक इतनी, ईडब्ल्यूएस की इतनी, एससी की इतनी और एसटी की इतनी। ये लगभग एक अप्रोक्सीमेशन है। बाकी ये चीज बदलेगी, क्यों बदलेगी, जैसे ही, क्योंकि आपको पता है कि अगर ओबीसी पर्सन यूआर की कट ऑफ से ज्यादा नंबर लेके आता है तो उसका सिलेक्शन यूआर में हो जाता है, ठीक है, अगर वो रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड यूज ना कर रहा हो। तो उस केस में जैसे हमने देखा, ठीक है, कहीं बार कहीं कहीं डेटा में एक दो ऊपर नीचे हो जाए तो उसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करना, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। कई बार फॉर्मूला लगाते टाइम एक आधी एंट्री आगे पीछे हो जाती है, चलो ठीक है। तो मान लो हमारे पास क्या है, जैसे रैंक 30 मैंने कहा 345 वाला है तो उसकी रैंक 30 के आसपास हो सकती है, ये एजम्पशंस है, ठीक है। तो अब जो 30 रैंक के स्टार्टिंग के लोग होंगे वो तो सारे अनरिजर्व कैटेगरी पे मैक्सिमम सिलेक्शन ले लेंगे, अगर वो कोई ऐसी पोस्ट को नहीं कर रहे जिसमें बहुत ही ज्यादा कम वैकेंसी है। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो यूआर की रैंक है ये बन जाएगी 30, ओबीसी की हो सकता है ये 7 से होकर 0 बन जाए, ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की क्या हो जाए 0 हो जाए, एससी की क्या हो जाए 0 हो जाए, क्योंकि ये यूआर से सिलेक्शन ले जाएंगे। तो इनकी रैंक डिक्रीज होगी और यूआर की रैंक फाइनल रिजल्ट में क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि यूआर की जितनी वैकेंसी रिपोर्ट की गई हैं, क्योंकि वो अनरिजर्व है, वो सभी के लिए खुला हुआ है, तो उतने लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, उससे काफी कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो इस चीज का भी हमें कट ऑफ में ध्यान रखना होता है, ठीक। तो ये वैकेंसी सीपीटी नॉन सीपीटी के हिसाब से भी और ओवरऑल भी हमने दिखाई है यहाँ पे आपको। जो मुझे लगता है कि अगर सीपीटी की कट ऑफ कुछ ऐसी एसएससी ने रखी 24, 18, 18, 15, 15 ऐसा कुछ रखा, और क्या कहते हैं बाकी सारी चीजें ठीक चली, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ हो सकती है अभी के हिसाब से जो मुझे लग रहा है, यूआर कैटेगरी की 4200 ग्रेड पे तक मिनिमम जो कट ऑफ जा सकती है वो 306 के आसपास जा सकती है। ये जो मैंने बताया नॉर्मलाइजेशन में जितने मार्क्स इंक्रीज करने हैं अपने रो स्कोर में उतना इंक्रीज करना, अगर इससे ऊपर बन रहा है तो चांसेस हैं आप हो सकता है सिलेक्शन तक पहुंचो। एससी कैटेगरी से इतना, एसटी कैटेगरी से इतना, ओबीसी कैटेगरी से इतना और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इतना, ठीक है। 2400 ग्रेड पे का मतलब है मिनिमम कोई ना कोई जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे होगा 278, यहाँ पे होगा 250, यहाँ पे होगा 230, यहाँ पे होगा 268 और यहाँ पे होगा 266, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? तो दैट्स द एनालिसिस। आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। बाकी इसमें ज़्यादा जाने की उम्मीद कम है, ठीक है। +3 मैंने लिखा है, कट ऑफ में अगर इंक्रीमेंट होगा तो +3 तक का होगा मेरे हिसाब से इसमें, लेकिन नेगेटिव में ये -5, -6, -10 तक भी हो सकता है। अभी -5 लिखा है, अगर ऐसा कुछ चला, अगर मान लो एसएससी ने सीपीटी की कट ऑफ को चेंज कर दिया, काफ़ी ज़्यादा रख ली कंप्यूटर के लिए कट ऑफ या कुछ और चीज़ें बदल दी, तो फिर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें हो सकता है कि ये -5 है, ठीक है, ये -10 हो जाए, -15 हो जाए, जैसे मैंने बताया 36 रख दिया मान लो यूआर की कट ऑफ 60% पे, अदर कैटेगरीज की 50% रख दी, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, फिर तो ये 600 की जगह ये 280 पे पहुंच जाएगा, ठीक है, या 290 पे पहुंच जाएगा, उस हिसाब से चीज़ें बदलती चली जाएंगी, राइट। तो ये एक अभी रफ आइडिया के लिए आप समझ के चले, अपने आगे की तैयारी करें 2023 एग्जामिनेशन की, ठीक है। हम हैं आपके साथ, ठीक है। पॉजिटिव वे में तैयारी करो, ज़्यादा इधर उधर की बातों में मत लगो, ठीक है, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व मत हो। यूट्यूब भी कम से कम इस्तेमाल करो, अगर आपने कोर्सेज ले रखे हैं, किसी भी टीचर के ले रखे हैं, आरबी से ले रखे हैं, ठीक है, तो
जो चीज़ें हैं मिनिमम एड फ्री एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन फ्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ पे भी आपको लगता है डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, वहीं आप फंस जाते हो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कहीं शॉर्ट आ गई, लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ही कम वीडियोज होती हैं, ठीक है। तो जितना आप चीज़ों से दूर रहोगे, जितना आप सिर्फ अपने एक बार स्ट्रेटेजी बना ली, प्लान बना लिया, ऐसे ऐसे पढ़ना, उसे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, लिमिटेड सोर्सेज फॉलो करोगे, तो आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। ज़्यादा देखोगे क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, अभी इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, देखो सबका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सिर्फ आप फंसोगे, ठीक है। बाकी आपको लगता है आरबी चैनल के कोर्सेज से आपको फ़ायदा मिला हो, ठीक है, जो भी हमने वीडियो डाली उससे आपको फ़ायदा मिला हो, आपने कोर्सेज की वीडियोस देखी हो, पेड कोर्स लिया हो, उससे फ़ायदा मिला हो, तो आप आरबी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन गिव अ क्विक रिव्यू कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। आप पूरी तैयारी आरबी एप्लीकेशन से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑफिसर बैच अवेलेबल है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के आपको सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे प्री प्लस मेंस के, ठीक है। अभी 2022 के लिए हमने सारी कुछ वीडियो डाली थी, अब इसको रिजल्ट को देखते हुए, ठीक है, आंसर की को देखते हुए हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें और एडिशन करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हटानी चाहिए, तो उसी हिसाब से कोर्स के अंदर मॉडिफिकेशन भी किया जाएगा टाइम के साथ साथ। और ये वीओडी बैच होता है जिसमें आपको सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। अभी आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको सारी वीडियोज अवेलेबल होंगी, सारी पीडीएफ अवेलेबल होंगी, ठीक है। क्लास नोट्स जिस सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आपके सामने रहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बैच जो मेंस के लिए मैंने निकाला था मैथ्स का, उसकी वीडियोज अवेलेबल हैं। तो बेसिक फाउंडेशन कोर्स प्लस प्रैक्टिस बैच, वो दोनों की दोनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होता है जिसमें बच्चे अपनी क्वेरीज आपस में ही पूछ के सोल्व कर लेते हैं, बाकी टीचर्स अवेलेबल रहते हैं जो टाइम टू टाइम आके आपको गाइड करते रहते हैं, ठीक है। मेरा कई बार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा कम आ पाता हूँ, लेकिन बाकी टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और अभी मेरा जो मेन फोकस होगा इस बार वो गाइडेंस पे ही होगा, क्योंकि चीज़ें हमने सारी प्रोवाइड कर रखी हैं। तो टारगेट ये होगा कि कैसे हम जो एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें गाइड कर पाए। और क्वेरीज एस्पिरेंट्स की ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है। मैं कई बार देखता हूँ बच्चे सिर्फ प्रीवियस ईयर की पीडीएफ सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, जबकि प्रीवियस ईयर का मकसद तब होता है जब आप बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हो, आपने कोर्सेज पूरे कर लिए, कहीं से भी करे, हमसे करे, किसी टीचर से करे, यूट्यूब से करे। अगर आपने सारा का सारा कोई मान लो चैप्टर पढ़ा मैथ्स का, ठीक है, आपने पूरा का पूरा किसी टीचर से बेसिक से कर लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर खोल के देखो आप क्या सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो हाँ, वैलिडेशन हो गया, टीचर ने सही पढ़ाया है। दूसरी चीज़ ये हो गई आपके साथ कि सारी की सारी चीज़ें आपका चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो गया, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर का रोल क्या है, वैलिडेशन के लिए, और कि सारी चीज़ें आपने सही पढ़ी या नहीं पढ़ी। अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, कहीं कोई वीडियो देखी, उससे फिर प्रीवियस ईयर कर रहे हो, नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में कमी है। तो या तो आपको फिर सोर्स चेंज करने की जरूरत है, या फिर आपको कोर्सेज की जरूरत है, वो आपको देखना पड़ेगा खुद से, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एस्पिरेंट्स की क्वेरीज होती हैं, या किसी की कोई पर्टिकुलर क्वेरी होती है, तो कोशिश रहती है कि वो बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड कर पाएँ, साथ के साथ कि कौन सी वीडियो कब कैसे देखनी चाहिए, ठीक है। हर एस्पिरेंट की अलग क्वेरी हो सकती है, उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो हमारा मेन फोकस उस पर ही रहेगा कि आपको अच्छे तरीके से और गाइड कर पाएँ, सारे टीचर्स अवेलेबल रहें आपके लिए। और SSC 2023 अगर आप कोड यूज करेंगे तो अभी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये 2 दिन के लिए वैलिड है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑफर कब निकलेगा, जब सीरियल 2023 का नोटिफिकेशन आएगा, फिर 10% का डिस्काउंट निकलेगा नोटिफिकेशन वाले दिन, 2 या 3 दिन के लिए। ये अभी वैलिड है 2 या 3 दिन के लिए। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है, पहले तो आप एनालाइज करो सेल्फ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको पढ़ना है, आपको बेसिक्स की ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन की एक स्ट्रेटेजी बनाए। उस हिसाब से अगर आपको लगता है असिस्टेंस की नीड है तो आप कोर्सेज के थ्रू जाएँ, ठीक है। ऐसे ही जीके का कोर्स अवेलेबल है, मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें कोर्स है, उसके बाद मेंस से प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, ठीक है। उसकी सारी क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल होती है विद नोटेशन, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चंस की अलग से पीडीएफ अवेलेबल होती है जिसे प्रिंट निकाल के आप सोल्व कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है इसमें, पीडीएफ कोर्स भी फ्री रहता है इस कोर्स के साथ, और हो सकता है इन फ्यूचर इसके साथ मैं रीजनिंग का कोर्स भी फ्री दे दूँ, ठीक है, हो सकता है। अभी मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर कि मैथ्स और रीजनिंग को मर्ज कर देते हैं, इसी पर जो ले लेगा उसके लिए तो रहेगा। हो सकता है फिर इसके प्राइसेस बैच के चेंज हो जाए मैथ्स वाले के, अगर रीजनिंग का ऐड किया तो ये बढ़ जाएंगे फ्यूचर में। मेंस की तो कुछ क्लासेस हमने रीजनिंग के इस बैच के साथ पहले भी दी थी, और अभी पूरा भी मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है कि कर दिया जाए, ये देख सकते हो आप। साथ ही साथ यहाँ पे जीके के कोर्स में जैसे हमने 5 सब्जेक्ट्स की ई बुक भी प्रोवाइड करा रखी है, जिससे कि आपका टाइम बचे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है एक एस्पिरेंट का वो टाइम है, ठीक है। टाइम की कमी हमेशा रह जाती है तैयारी में, तो आपको जो भी क्लास में पढ़ा जा रहा है उसकी ई बुक फॉर्म में पीडीएफ दे दी जाती है, जिसे आप प्रिंट निकाल के सबसे वीडियोस देखें, या फिर अगर आपने पहले पढ़ रखा तो फटाफट से पीडीएफ से रिवाइज कर लें, कहीं दिक्कत आए तो आप वीडियोस देख लें। साथ ही साथ
पीवाईक्यू की सारी पीडीएफ जो भी सब्जेक्ट का आप कोर्स लेते हैं उसके 3 साल के एसएससी के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज आपको मिलते हैं, सो डेट यू कैन टाइम टू टाइम जैसे कोई भी चीज़ पढ़ी उसका रिवीजन साथ के साथ आप करते हैं। आपने फिजिक्स पूरा पढ़ लिया तो फिजिक्स से सारे क्वेश्चन सोल्व करके देख लिया एक बार वन लाइनर फॉर्मेट में कि पिछले 3 साल में क्या क्या एसएससी ने पूछे, और जो लेटेस्ट एग्जाम होता है उसकी पीडीएफ साथ के साथ अपडेट कर दी जाती है। तो देख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ सारे हो गया, तो एक बार जो पढ़ा वो भी रिवाइज हो गया, साथ के साथ जो क्वेश्चन आए वो भी एक बार देख लिया। तो बस यही तो करना है आपको तैयारी में, ठीक है, वरना जीके का कोई एंड नहीं है, आप कितना भी पढ़ते रहो कोई लिमिट नहीं है। जीके में जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स के मार्क्स भी तो आपने देखे कोई बहुत ज़्यादा नंबर थोड़ी लेके आए हैं, टॉपर्स भी जीके में लिमिटेड स्कोर्स हैं उनकी भी, ठीक है। बाकी किसी भी सेक्शन की आप तैयारी आरबीआई एप्लीकेशन से कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट द टॉपर्स मार्क्स इन अदर सेक्शंस एज वेल। जीके में एवरेज स्कोर कितना था मैंने चेक नहीं किया, ठीक है। जिस सब्जेक्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पढ़े, बेयर मिनिमम चीज़ें जो सब लोग करके जा रहे हैं वो आपको करके जाना है, ठीक है, उतना भी कर लेंगे आपका काम चल जाएगा। जैसे जीके में एवरेज स्कोर जो चला है एस्पिरेंट्स का 47 आउट ऑफ 75, ठीक है। तो गाइस वाइंडिंग अप द सेशन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।